नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहेगी बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए दोस्तों पॉलिटिकल साइंस को लेकर, राजनीतिक विज्ञान को लेकर। दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र सेकंड पेपर है दोस्तों, अति इंपॉर्टेंट वाला है एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आज पूरी 1 वीक सीरीज का सफाया होने वाला है दोस्तों, पूरी 1 वीक सीरीज का इंक्लूडेशन है आज की क्लास में। दोस्तों महामैराथन क्लास रहेगी आज की क्लास। दोस्तों अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस पूरी 1 वीक सीरीज का कंटेंट आपके सामने पेश करवाया जा रहा है दोस्तों। उन्हीं 1 वीक सीरीज में से 19 सवालों पर डिस्कशन किया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके दोस्तों। आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है दोस्तों। चलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं भी सीरीज हूं और आप भी सीरियस हो गए होंगे दोस्तों। आपके सीरीज के प्रति अगर आप सीरियस है तो जरूर आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में एक सवाल रखा है स्टार्टिंग के लिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। चलिएगा दोस्तों, सवाल है दोस्तों, एग्जाम के पूछा जा चुका है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल क्या था कि भारतीय संघीय व्यवस्था के दो प्रमुख लक्षण, भारतीय संघीय व्यवस्था के दो प्रमुख लक्षण लिखने हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था के कौन कौन से दो प्रमुख लक्षण है दोस्तों। 2000 शब्द के एग्जाम में पूछा जा चुका है लेकिन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की क्लास में साट कर रख लिया गया दोस्तों। क्या है इसकी भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? भारत में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया दोस्तों। भारत में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और देश में संविधान की सर्वोच्चता दोस्तों। हमारे देश में, भारत देश में जो संविधान लिखा गया तो वो सर्वोच्चता स्वीकार कर दी गई, यानी संविधान है वो सबसे ऊंचा है, यानी उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया गया और भारत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया। तो यही हमारे भारतीय संघीय व्यवस्था की दो प्रमुख लक्षण है, यानी अच्छी बात है और मुख्य बात है। तो वही बातें थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार है और वीडियो को वॉच कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए दोस्तों। अपने जिगरी साथी है जो आपके कॉलेज में पढ़ता है, साथ में पढ़ता है, उसके साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस पूरी महामैराथन क्लास का भरपूर उपयोग कर सके दोस्तों और अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस दिखा सके। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल का दर्जा, राजनीतिक दल होता है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्राप्त होता है, यानी किस समय वो एक राजनीतिक दल होता है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्राप्त होता है, उसकी समयावधि, यानी कि राजनीतिक दल के बाद में तो वो राष्ट्रीय दल कब बनता है, तो वो कब बनता है। 2000 शब्द के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बनता है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव से उसे कम 4 राज्यों में से 4% मत प्राप्त हो दोस्तों। अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करना चाहता है और उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता तब प्राप्त होगी जब आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव, तो उस आम चुनाव में कम से कम 4 राज्य और उस 4 राज्यों में से 4% मत प्राप्त हो जाए दोस्तों। 4 राज्यों में से, भारत के कुल राज्यों में से अगर 4 राज्यों में से 4% मत प्राप्त हो जाए लोगों के, तो अथवा लोकसभा के लिए उस राज्य के निर्वाचित 5 या उससे कम सदस्यों की अनुपात में कम से कम उसका एक निर्वाचित सदस्य हो। इस प्रकार राज्य विधानसभा में 30 या उससे कम विधायकों के अनुपात में उसका कम से कम आवश्यक एक विधायक हो दोस्तों। एक विधायक होना चाहिए और कम से कम 4 राज्यों में से 4% मत प्राप्त होने चाहिए। साथ ही साथ में राज्य से निर्वाचित 25 या उससे कम सदस्यों के अनुपात में कम से कम उसका एक सदस्य निर्वाचित होना चाहिए। 25 या उससे कम सदस्य के अनुपात में कम से कम उसका एक सदस्य चुना जाना चाहिए। इस प्रकार राज्य विधानसभा 30 या उससे कम विधायकों के अनुपात में उसका कम से कम एक विधायक भी होना चाहिए, तभी जाकर राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल का दर्जा है वो प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि मिली जुली सरकार से आप क्या समझते हैं। मिली जुली सरकार एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों आपके सामने पूरी 1 वीक सीरीज में 19 सवालों को पेश करवाया जा रहा है जो एग्जाम की दृष्टि से
महत्वपूर्ण है और आने की संभावना। दोस्तों ये मिलीजुली सरकार है वो आपके अति लघुतरात्मक प्रश्नों यानी छोटे वाले प्रश्नों भी आ सकता है, और अगर आपके लघुतरात्मक प्रश्नों में मिलीजुली सरकार के बारे में आ जाए तो आपको थोड़ा विस्तृत लिखना पड़ेगा दोस्तों। और एग्जाम की दृष्टि से ये अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक दोनों प्रश्नों में ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों। ये अति लघुतरात्मक प्रश्नों में भी आ सकता है और अति लघुतरात्मक में ना या तो लघुतरात्मक के तो आने ही चाहिए, तो ऐसी तो संभावना दोस्तों इस सवाल की रहती है दोस्तों। तो मिलीजुली सरकार से आपका क्या आशय है उसके बारे में लिखना है। गठबंधन सरकार का ये मिलीजुली सरकार एक प्रकार की गठबंधन सरकार होती है। किस प्रकार देखते हैं, मिलीजुली सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है दोस्तों। मिलीजुली सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है। कितने, कम से कम 2 राजनीतिक दलों की भागीदारी होती है, तो वही एक मिलीजुली सरकार होती है तथा उसका एक साझा कार्यक्रम होता है। कैसा, एक साझा कार्यक्रम यानी साथ में मिलकर एक साझा जुड़ा हुआ कार्यक्रम होता है। ऐसी सरकार को साझा या मिलीजुली सरकार के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल, उन्हीं सवालों पर डिस्कशन करना है दोस्तों। आपका टाइम वेस्ट थोड़ा ही कर रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवालों पर अध्ययन किया जा रहा है दोस्तों। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने वैसे स्टार्ट कर रखा है क्योंकि क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने उन्हीं सवालों को एक टिक लगाकर रखा सवालों पर कि यही सवाल आज की क्लास में इंक्लूडेशन होने चाहिए, तो उन्हीं सवालों को रखा है दोस्तों। लघुतरात्मक प्रश्नों की यार बढ़ते हैं दोस्तों। अति लघुतरात्मक प्रश्नों को हमने डिस्कशन किया और पिछली क्लासेस जितनी हो चुकी है वे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और मैं भी सीरियस हूँ सीरीज को लेकर, तो आपको तो बहुत ही एग्जाम और सीरीज दोनों को लेकर सीरियस होना चाहिए दोस्तों। आप अंत तक जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा दोस्तों। लघुतरात्मक प्रश्नों में से पहला सवाल है दोस्तों कि संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। संविधान निर्मात्री सभा है उसकी भूमिका किस प्रकार की भूमिका है, संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका को स्पष्ट करना है दोस्तों। संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका कौन सी संविधान निर्मात्री सभा होती है, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या कार्य है, किस प्रकार का कार्य क्षेत्र है, तो उसकी भूमिका क्या है उसके बारे में लिखना है। संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका के बारे में डिस्कशन करना है दोस्तों। चलिए संविधान निर्माण मूलभूत प्रश्नों का समाधान सर्वसम्मत दोस्तों। चलिए 15 अगस्त 1947 के पूर्व संविधान सभा में जो मौजूदे प्रस्तुत किए थे उनमें व्यक्तिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया था दोस्तों। 15 अगस्त 1947 से पूर्व संविधान सभा में जो मसौदे प्रस्तुत किए गए थे उनमें व्यक्तिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया था। संविधान निर्माता ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, गरिमा जैसे मूल्यों की अभिव्यक्ति, संविधान की प्रस्तावना एवं मूलभूत अधिकारों से संबंधित अध्ययन में स्पष्ट रूप से की है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति की समानता, उसकी गरिमा जैसे मूल्यों की अभिव्यक्ति संविधान की प्रस्तावना एवं मूल अधिकारों से संबंधित अध्ययन से स्पष्ट की गई है दोस्तों। अगला है इसमें यानी संविधान निर्मात्री सभा है उसकी भूमिका किस प्रकार की, किस क्षेत्र में भूमिका, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि भारत के सामाजिक जीवन में, भारत का जो सामाजिक जीवन है उसमें व्याप्त कुरीतियां, संप्रदाय, तनाव एवं संघर्ष की समस्या स्वतंत्रता काल से ही विद्यमान है दोस्तों। भारत में जो सामाजिक जीवन है, भारत का जो समाज का जीवन है, मिलजुल कर रहने वाला सामाजिक जीवन है, उसमें व्याप्त कुरीतियां है, रीतियों में कुरीतियां है, सांप्रदायिक तनाव है, एक संप्रदाय में होता है तनाव, संघर्ष की समस्या स्वतंत्रता काल से ही विद्यमान है दोस्तों। एक संघर्ष, आपस में संघर्ष और सांप्रदायिक सद्भावना और कुरीतियों की जो इस काल की, ये स्वतंत्रता काल से ये विद्यमान समस्या हमें दिखाई दे रही है। इस समस्या ने प्रमुख रूप से संविधान निर्माताओं, इस समस्या ने प्रमुख रूप से यानी सामाजिक समस्या है या फिर हम कह सकते हैं सांप्रदायिक समस्या है या किसी धर्म को लेकर जो समस्या है, वो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय से लेकर आज तक ये समस्या चलती आ रही है। ठीक है, इस समस्या ने प्रमुख रूप से संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित, दोस्तों संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण है उसको भी इस समस्याओं ने प्रभावित किया है। इसलिए यह अनिवार्य था कि नवीन संविधान में देश के सामाजिक जीवन की
इस बुराई को समाप्त किया जाए। दोस्तों जो नवीन संविधान है उस नवीन संविधान में देश के सामाजिक जीवन की इस बुराई को समाप्त किया जाए। देश की सामाजिक जीवन, अब सामाजिक कुरीतियां हैं और किसी धर्म के आपस में दो धर्म है तो आपस में विरोध की भावना है। तो ये विरोध की भावना जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय से आज तक ये चली आ रही है और उन्होंने उस समस्याओं ने जो संविधान निर्माताओं के जो विचारक है और उस विचारकों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। इसलिए जो यह निर्मात्री था, यह अनिवार्य था संविधान में देश के सामाजिक जीवन की इस बुराई को समाप्त किया जाए। इस दृष्टि से असंख्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए संवैधानिक रूप से विशेष उपलब्धियों की व्यवस्था की। दोस्तों जो जनजाति है, जाति है, जनजाति है और संवैधानिक रूप से जो उपलब्धियां हैं, उपबंध है, उसकी भी व्यवस्था की गई। चलिए अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि हम संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बार बार प्रश्न रिपीट करवाया जा रहा है क्योंकि हम पढ़ तो रही है सब, तो ये साथ में यानी कि ये कार्य किसकी है, भूमिका किसकी है, तो ये संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका है। ठीक है। आर्थिक विधानसभा का अंत, आर्थिक विधानसभा का अंत, ये भी किसकी भूमिका है, ये भी संविधान निर्मात्री सभा, यानी संविधान निर्मात्री सभा के जो लोग होते हैं, वो मुख्य सदस्य होते हैं, वो ही इसका अंत करते हैं। जो आर्थिक विषमता का अंत है, शोषण का अंत है, सभ्य जीवन स्तर प्राप्ति, बेरोजगारी का अंत है, जीविकोपार्जन की व्यवस्था है, आर्थिक न्याय तथा समानता जैसे मूल्यों की प्राप्ति कैसे हो। आर्थिक समानता यानी अर्थव्यवस्था की जो समानता है, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, किसके पास धन संपत्ति ज्यादा है किसके पास नहीं है, तो वो आर्थिक न्याय के सामने आता है। आर्थिक न्याय और उसको न्याय तथा समानता और उसमें समानता जैसे मूल्यों की प्राप्ति कैसे हो, ये भी एक संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका है। ठीक है। इस समस्या का निवारण संविधान निर्माताओं द्वारा प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संदर्भ में खोजा गया है। दोस्तों अगला पढ़ते हैं संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका। अगली भूमिका, चौथी भूमिका, विभिन्न संप्रदायों व धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के बीच, अलग अलग संप्रदाय होते हैं और अलग अलग धर्म होते हैं, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है। तो अलग अलग धर्मों के बीच में समन्वय यानी कि एक बराबर की भावना, समन्वय स्थापित करने के लिए सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने के लिए, सांप्रदायिकता को जो विष है यानी सांप्रदायिकता की भावना है और उसमें जो विष मिला हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपस में जो बुराई की भावना है, आंतरिक घृणा की भावना है, उसको समाप्त करने के लिए व्यक्ति की संकीर्ण मानसिकता में बदलाव लाने के लिए, व्यक्ति की संकीर्ण मानसिकता में बदलाव लाने की, यानी व्यक्ति की जो मानसिक जो होती है, मानसिक मन में जो उत्पन्न इच्छाएं होती है अलग अलग प्रकार की, उसमें जो नियंत्रण लाना, बदलाव लाना, संविधान निर्माताओं के धर्म निरपेक्षता के विकल्प को ही स्वीकार किया। 42वें संविधान संशोधन। दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन के बाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कैसा है, अनेकता में एकता वाला, और धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति हमारे भारत देश में रह सकता है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जोड़ दिया गया। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस 42वें संशोधन में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को हमारी प्रस्तावना है उसमें भी जोड़ दिया गया। दोस्तों संविधान को संशोधित कब कर सकते हैं हम, मैंने पिछली क्लासों में बार बार बता चुका हूं कि हम किसी संविधान को हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वैसे हम अगर संविधान में संशोधन करना चाहता है तो तब संशोधन होगा जब आधे से अधिक, जैसे कि भारत के कुल राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति प्राप्त है कि आधे से अधिक राज्य कहते हैं कि संविधान में संशोधन करना है तो संविधान संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। दोस्तों अनेकों की अनुमति चाहिए और एक से कुछ नहीं होता। ठीक है। तो लोकसभा छोटे मोटे इसमें फेरबदल कर सकती है ये संविधान संशोधन में, लेकिन बड़े मुद्दों की बात आती है तो जैसे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को इस प्रस्तावना में जोड़ना था तो इसमें अनेक राज्यों की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है। तो ये बात है। देश में अनेक जाति, भाषा, धर्म एवं क्षेत्र के लोगों का निवास था। दोस्तों भारत देश में अनेक जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के लोगों का निवास था। भाषाई, धार्मिक तथा जातीय असंख्यक भी पाए जाते। दोस्तों भाषा की दृष्टि से देखें तो भाषाएं जातीय अल्पसंख्यक भी पाए जाते थे, जातीय यानी अल्पसंख्यक थे। उन्होंने सांस्कृतिक दृष्टि से अपने अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता भी थी। अतः नए संविधान की समस्या में इस आवश्यकता की पूर्ति संघात्मक शासन की विकल्प चुनकर की गई। संघात्मक शासन की जो विकल्प है उस संघात्मक शासन की पूर्ति के लिए इस संघात्मक शासन की इस विकल्प की चुनकर पूर्ति की गई। ठीक है। चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं के सम्मुख, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब अब हम क्या पढ़ रहे हैं,
वापस संविधान निर्मात्री सभा की भूमिका बढ़ रही है दोस्तों। बार बार सवाल को रिपीट कर रहे हैं कि जब संविधान निर्मात्री सभा है तो वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में संविधान निर्माताओं के समूह, जो संविधान निर्मात्री सभा है तो उसमें कौन होंगे, संविधान निर्माताओं के समूह। यह एक गंभीर चुनौती का प्रश्न था दोस्तों, यह गंभीर चुनौती का प्रश्न था कि भारत परिस्थितियों के अनुरूप शासन को कौन से प्रणाली प्रयुक्त होगी। दोस्तों भारत में जो परिस्थितियों के अनुरूप शासन की कौन सी प्रणाली उपयुक्त होती। दोस्तों अलग अलग प्रकार की भारत में परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो उस संविधान निर्मात्री सभा और उसके निर्माताओं के सम्मुख ये गंभीर चुनौती आ गई कि भारत में जो अलग अलग परिस्थितियां आती है, अलग अलग जो विशेष परिस्थितियां आती है, उस परिस्थितियों में अलग अलग जो प्रणाली है उसको उपयुक्त कौन से होगी, कौन सी प्रणाली को लागू किया जाए जो सबके लिए उपयुक्त होगी। शासन व्यवस्था के प्रश्नों को लेकर संविधान सभा में यह भी गंभीर वाद हुआ। ठीक है, संविधान सभा की बात हो रही है। सामाजिक गैर और राजनीतिक दृष्टि से वयस्क मताधिकार का सिद्धांत संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिचय माना जा सकता है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत वयस्क मताधिकार का विचार सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों जब मताधिकार की बात आती है तो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका व्यक्ति मताधिकार कर सकता है, तो ये अपने मत का अधिकार उसको मिलता है। तो यानी कि ये पुनरुत्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई वो रही है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित एक अन्य समस्या दोस्तों वयस्क मताधिकार है, 18 साल पूर्व हो चुकी वयस्क मताधिकार है, उसके सिद्धांत पर आधारित एक अन्य समस्या भारतीय संविधान निर्माताओं के सम्मुख यह भी थी कि कार्यपालिका का स्वरूप कैसा होगा। दोस्तों कार्यपालिका स्वरूप कैसा होगा यह भी एक समस्या थी। तो उपयुक्त विवेचन की दृष्टि के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माण से पूर्व संविधान निर्माताओं के सम्मुख अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुए, उस जिसका सुंदर समाधान भी किया गया। दोस्तों जिसका सुंदर है वो अच्छा से अच्छा समाधान किया गया। दोस्तों अलग अलग प्रकार की संविधान निर्मात्री सभा के सामने समस्या आई और उसकी अच्छी से अच्छी भूमिका रही और उसको निभाया भी उन्होंने। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए आप अंत तक जुड़े रहे दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में पूरी 1 वीक सीरीज को डिस्कशन करने वाले। चलिए दोस्तों अगला सवाल है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, मूल कर्तव्यों का परीक्षण कीजिए। दोस्तों हमारे पास 60 कर रखे गए दोस्तों के मूल कर्तव्यों का परीक्षण करना टिक लगा कर रखा है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों आज की क्लास में इंक्लूडेशन के लिए मूल कर्तव्यों का परीक्षण किस प्रकार दोस्तों 2015 के एग्जाम में पूछा गया, भारतीय संविधान सभा के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख करना। दोस्तों कर्तव्यों के बारे में तो आप समझते होंगे, लेकिन उसका परीक्षण किस प्रकार किया जाए उसके बारे में डिस्कशन आज की क्लास में होगा। चलिए दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और सवाल को आप इस प्रकार देखिए कि सवाल पूछा क्या जा रहा है और उसका आंसर क्या है, तब जाके आपको समझ आएगा। दोस्तों लाइव तो सेशन चल रहा है, लेकिन आप बीच में से अगर सवाल को देखेंगे तो बीच में से उत्तर की बात हो रही है और सवाल क्या है वो भी आपको पता नहीं है। तो सवाल से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अगर आप किसी भी ये क्लास देख रहे हैं तो सवाल कहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से क्लास को देखिए, ताकि वो पूरा प्रश्न ही समझ आए। दोस्तों वो प्रश्न क्या था और उसका आंसर क्या है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सही है। तो आप बीच में से उत्तर से ही स्टार्ट कर रहे हो कि उत्तर क्या चल रहा है और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इंटरेस्ट आएगा कैसे, अब सवाल का पता नहीं है तो उत्तर किसके बारे में ये हलचल चल रही है तो वो पता नहीं चलेगा दोस्तों। तो प्रश्न आप देखें, प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए प्रश्न क्या कहना चाहता है और उसका आंसर क्या होगा, और उस हिसाब से अगर हम पढ़े तो आप हमारे ये शब्द है वो कंठस्थ हो सकती है। दोस्तों इतनी राजनीति भी हार्ड नहीं है, लेकिन हम हार्ड बना लेते हैं दोस्तों। चलिए, और पढ़ने वाले के लिए तो कुछ हार्ड होता भी नहीं है दोस्तों, सब इजी होता है। चलिए मूल कर्तव्यों का परीक्षण करना है, संविधान का पालन तथा उसके आदर्श व राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान। दोस्तों जो परीक्षण इसका करें तो मूल कर्तव्य हमारे क्या है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। आदर्श और उसके राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है पक्षी है, तो राष्ट्रीय जो प्रतीक है तो उसका सम्मान करना, उसके आदर्श उसके जो संविधान का पालन करना है। दोस्तों संविधान में जो कुछ भी लिखा गया उसका पालन, उसका निर्देशों का पालन, हमें उस रूल्स का पालन है वो करना चाहिए। तो ये पहला था। चलिए संविधान का पालन तथा उसके आदर्श संस्था राष्ट्रीय ध्वज
राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। ठीक है, यह पहला था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक है और उसके आदर्श है उसका भी पालन करना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को जिसे ऊंचे आदर्श से प्रेरणा मिली थी दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को जो जिन ऊंचे आदर्श से प्रेरणा मिली थी उन्हें हृदय से संजोए रखना। दोस्तों, जिन लोगों को जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े थे और उन आदर्शों से हमें जो प्रेरणा मिली थी उन्हें हृदय में संजोए रखना। तो जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी पर सड़ गए और अपने प्राण का अपने जो जवानी में उन्होंने बिल्कुल कम उम्र में भी अपने प्राण गंवा दिए दोस्तों, फांसी पर सड़ गए और अपनी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन आदर्शों की प्रेरणा जो हमें मिली थी तो उन्हें हृदय में संजोए रखना चाहिए। उन आदर्शों को उन स्वतंत्रता संग्रामियों को हमारे हृदय में संजोए रखना चाहिए, उसका भी हमें अनुसरण करना चाहिए, देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। तो ये दूसरा मूल कर्तव्य का परीक्षण था। ठीक है, तीसरा परीक्षण है कि भारत की प्रमुखता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। दोस्तों, अगला मूल कर्तव्य है कि भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है। दोस्तों, भारत में अनेकता में एकता है और उसकी अखंडता है न टूटने वाला। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को परिपुष्ट रखना और उसकी रक्षा, परिपुष्ट यानी पूरा परिपुष्ट रखना और उसकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। चलिए, चौथा पॉइंट है कि भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा। दोस्तों, चौथा मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के लोगों की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान की जाने पर देश की सेवा करना। दोस्तों, आह्वान अगर होगा तो उस आह्वान में हमें देश की सेवा के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। चलिए, पांचवा पॉइंट है कि समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास, समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास भी है। तो भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की एक ऐसी भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित, सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। दोस्तों, ऐसी प्रथा और ऐसी रीति रिवाज को त्याग देना जो स्त्रियों के लिए विरुद्ध हो, उसको त्यागना और भारत के लोगों की समरसता और भ्रातृत्व की ऐसी भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। दोस्तों, भेदभावों से परे हो, चाहे भाषा हो, भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, प्रदेश, विदेश, धर्म और वर्ग के आधार पर अलग अलग भेदभाव होते हैं, तो उससे भी परे यानी उससे भी बाहर रहना, ये भी हमारी एक समरसता और भ्रातृत्व की भावना देश के लोगों में होनी चाहिए। ये भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। चलिए, छठवां पॉइंट है कि मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा। मिश्रित संस्कृति, जैसे हमारे भारत देश की मिश्रित संस्कृति है, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति। दोस्तों, अलग अलग धर्म, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति और रीति रिवाज के हिसाब से चलता है, तो मिश्रित संस्कृति हम इसको कह सकते हैं। और गौरव की परंपरा की रक्षा, गौरव हमारे देश का गौरव है, गौरवशाली राज्य, गौरवशाली गणराज्य के रूप में हम इसको देखते हैं। तो मिश्रित संस्कृति की गौरव परंपरा की रक्षा करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरव परंपरा को महत्व को समझना और उसका परीक्षण भी करना। चलिए दोस्तों, अगला मूल कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। तो प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जो भी आते हैं तो वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी रक्षा करना और प्राणी मात्र के दया भाव। दोस्तों, प्राणी मात्र पर हर प्रकार, हर दृष्टि से देखें तो प्राणी मात्र के प्रति हर किसी प्राणी, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो छोटा सा, तो उसके प्रति क्या एक दया भाव की दृष्टि, हर किसी क्षेत्र में दया भाव की दृष्टि से रहना, ये भी एक हमारा मूल कर्तव्य रहता है। और पर्यावरण की रक्षा करना ये भी है कि वन, झील, नदी, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण है तो उसकी रक्षा करना और उन्नति करना, प्राणी मात्र के प्रति दया, हर प्रकार के प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रहना, ये भी हमारे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानववाद का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति जो सबके लिए उपयोग में होती है उस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा और उसकी जो झगड़े की भावना, हिंसा की भावना, उससे दूर रहना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। 86वें संविधान संशोधन 2002
में हुआ था। इसके आधार पर अनुच्छेद 51 को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षक या का यह कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष की उम्र तक अपने बच्चे के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। दोस्तों हर प्रकार का दोस्तों संविधान संशोधन हुआ है, 86वां संविधान संशोधन 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 को संशोधित करके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक जो बच्चों का संरक्षक है, संरक्षण करता है, उसका पालन पोषण करता है, यह कर्तव्य जोड़ा होगा। यह कर्तव्य उसका होगा कि 16 बालक की 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक उस बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे कि आप पढ़ो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो अगले क्षेत्र की ओर जाने की अनुमति दी जाए। उससे पहले अगर माता पिता में ऐसा गया तो माता पिता की गलती के अंदर किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषताओं को दी। भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषताओं को बताइए। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की विशेषताओं, भारतीय मंत्रिपरिषद है उसकी विशेषता कौन कौन सी, अच्छी बात कौन कौन सी, उसके बारे में लिखना है। चलिए दोस्तों आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय मंत्रिपरिषद की कौन कौन सी विशेषता है। मंत्रिपरिषद के बारे में आज जानते होंगे, तो मंत्रिपरिषद की कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में लिखना है। दोस्तों चलिए भारतीय मंत्रिपरिषद की प्रमुख विशेषता, पहली विशेषता भारतीय मंत्रिपरिषद की चलिए कि मंत्रिपरिषद का संगठन। दोस्तों मंत्रिपरिषद का संगठन किस प्रकार, मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य होते हैं। दोस्तों मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में इसके अंदर मंत्रिपरिषद के अंदर राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य वो उपस्थित होते हैं। इसकी संख्या 50 से 75 तक होती है। कितनी मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, जो राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य 50 से 75 तक इसकी संख्या होती है। ठीक है, 91 संविधान संशोधन 2003 के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक हो सकती है। दोस्तों एक संविधान संशोधन किया गया, 91 बार जो संविधान संशोधन किया गया, कितनी 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसके आधार पर यह व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होती है, तो उस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ यानी प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक हो सकती है। ठीक है, ये व्यवस्था की गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद के 5 स्तर के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद में कितने 5 स्तर के सदस्य होते हैं, जिसमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्य को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। दोस्तों मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें से केवल प्रथम स्तर के सदस्य को ही सामूहिक रूप से कैबिनेट कहा जाता है। यह 5 स्तर के मंत्री निम्न प्रकार के, कौन कौन से 5 स्तर के जो मंत्री होते हैं वो इस प्रकार है। दोस्तों किस प्रकार के मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर के कैबिनेट सदस्य मंत्री साधारण, ये मंत्री किसी न किसी रूप से विभाग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, दूसरा है कुछ मंत्री ऐसे होते हैं मंत्रिमंडलीय स्तर के होते हैं किंतु कैबिनेट सदस्य के नहीं होते, मंत्रिमंडल के होते हैं लेकिन कैबिनेट सदस्य नहीं होते। ठीक है, तीसरा स्तर ऐसा है कि इसकी कैबिनेट मंत्री और उपमंत्री के बीच होती है। दोस्तों इसकी जो स्थिति है, जो तीसरा मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री और उपमंत्री के बीच में होता है और विशेष विभागों से संबंधित होता है, विशेष विभाग होते हैं उसी से संबंधित होता है और कभी कभी स्वतंत्र प्रभाव भी दिया जाता है, इसको स्वतंत्र प्रभाव कभी कभी दे दिया जाता है। एक ऐसा मंत्री होता है। चौथा मंत्री होता है कि उपमंत्री चतुर्थ श्रेणी के मंत्री होते हैं। उपमंत्री चतुर्थ श्रेणी के मंत्री होते हैं जो मंत्री की सहायता करते हैं, एक तो मंत्री की सहायता करने में। 5वां मंत्री होते हैं, उपमंत्रियों के नीचे संसदीय सचिव भी होते हैं, संसदीय जो उपमंत्री होते हैं उसके नीचे भी एक संसदीय सचिव के रूप में मंत्री होते हैं। तो ठीक है, अगला मंत्री परिषद है, तो उस मंत्री परिषद की विशेषता में अगली विशेषता है राष्ट्रपति केवल संवैधानिक अध्यक्ष है। राष्ट्रपति है वो केवल संवैधानिक अध्यक्ष है। किस प्रकार, मंत्रिमंडल सरकार का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। मंत्रिमंडल जो सरकार होती है, मंत्रिमंडलीय सरकार होती है, उसके कार्यपालिका अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन यह ब्रिटिश राजा की तरह होता है। दोस्तों मंत्रिमंडल सरकार का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल सरकार होती है उसका कार्यपालिका अध्यक्ष, मंत्रिमंडल की कार्यपालिका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। तो लेकिन वह ब्रिटिश राजा की तरह होता है। कौन, ये राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा की तरह होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। दोस्तों ये राष्ट्रपति वो नाम मात्र का
अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुसार संघ में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। दोस्तों संविधान में जो संविधान के अनुसार लिखा गया है कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है तथा उसी के नाम के समस्त शक्तियों का उपयोग, उसी के नाम पर समस्त शक्तियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करती है। दोस्तों उसका वास्तविक प्रयोग, उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति वहां पर होता है, लेकिन राष्ट्रपति की चलती नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता तथा सहयोग करना। दोस्तों संविधान के अनुसार यह है कि मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करना। मंत्रिपरिषद का कार्य, संविधान में तो ऐसा लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद का कार्य ये होगा कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करे तथा सहयोग करना, किंतु व्यवहार में ऐसा व्यवहार, वहां पर ऐसा व्यवहार होता है कि व्यवहार में मंत्रिमंडल ही सब निर्णय लेते हैं, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है कि मंत्रिमंडल ही सभी निर्णय लेता है और राष्ट्रपति सहयोग व सहायता करता है। राष्ट्रपति वहां पर सहयोग सहायता करता है, लेकिन संविधान में कुछ और लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति होता है, लेकिन वहां पर संविधान में यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति के नाम पर सभी शक्तियों का प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में जो मंत्रिपरिषद होती है तो वो मुख्य होती है, वहां पर राष्ट्रपति केवल नाम मात्र होता है, उसका कार्य होता है। मंत्रिमंडल अपने व्यवहार में मंत्रिमंडल खुद निर्णय लेती है कार्यों का और राष्ट्रपति केवल उसमें सहयोग का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते। दोस्तों इसके अतिरिक्त जो भारतीय राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग है वो नहीं लेता है। इसकी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग राष्ट्रपति नहीं लेता है। चलिए अगली विशेषता है मंत्रिपरिषद की, अगली विशेषता है कि राजनीतिक समझातीयता भी इसकी विशेषता है कि प्राय मंत्री एक बहुमत दल से संबंधित होते हैं। प्राय मंत्री होते हैं वो एक बहुमत दल से संबंधित होते हैं। उनमें राजनीतिक सजातीयता विद्वान होती है। किसी राजनीतिक सजातीयता होती है वो विद्वान होती है। यदि मिलीजुली या राष्ट्रीय सरकार बनानी हो, अगर मिलीजुली या फिर राष्ट्रीय सरकार बनानी हो तो प्रधानमंत्री अन्य दलों से मिलकर सरकार की नीति निर्धारित करते हैं। भारत में संविध सरकारों में भी दलीय मंत्रिमंडल परिषद की भांति अब राजनीतिक सजातीयता पर ही बल दिया जाता है। दोस्तों राजनीतिक सजातीयता की बात करें तो राजनीतिक सजातीयता प्राय मंत्री एक ही बहुमत दल से संबंधित होते हैं। उनमें राजनीतिक सजातीयता विद्यमान होती है। कैसी राजनीतिक सजातीयता है वो विद्यमान होती है किसमें? मंत्रिपरिषद में राजनीतिक सजातीयता विद्यमान होती है। यदि मिलीजुली या राष्ट्रीय सरकार बनानी हो, अगर मिलीजुली सरकार बनानी हो तो प्रधानमंत्री अन्य दलों से मिलकर सरकार की नीति निर्धारित, प्रधानमंत्री वो अन्य दलों की जो सरकार होती है उससे मिलकर नीति निर्धारित करती है। और भारत में संविध सरकारों में भी एक दलीय मंत्रिमंडल प्रणाली की भांति राजनीतिक सजातीयता पर बल दिया जाता है। 1997 के 11वीं लोकसभा के चुनावों के बाद में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न आने के कारण 11वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, 11वीं लोकसभा के चुनाव, उस चुनावों के बाद में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण गैर भाजपावाद का आधार लेकर जनता दल के नेतृत्व में 11 छोटे दलों ने संयुक्त होकर मार्क्सवादी समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस से बाहर समर्थन प्राप्त कर देवगौड़ा के नेतृत्व में मिले जुले दलों की सरकार का गठबंधन हुआ। राजनीतिक सजातीयता के आधार पर मंत्रिमंडल में अन्य दलों के सदस्यों को भी सम्मिलित किया। जो राजनीतिक सजातीयता के आधार पर मंत्रिमंडल में अन्य दलों के सदस्यों को भी सम्मिलित कर मिलीजुली सरकार की नीति निर्धारित करने की प्रक्रिया चालू की। और यद्यपि समय समय पर अन्य कारणों सरकार सम्मिलित दूसरे प्रवक्ताओं के मंत्रिपरिषद की अगली विशेषता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन। सामूहिक जो उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करना, यह भी मंत्रिपरिषद की एक विशेषता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है, सामूहिक सबके लिए एक उत्तरदायित्व, सभी को लेकर एक उत्तरदायित्व यानी सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, उसके सिद्धांत का पालन भी करना। यह भी मंत्रिमंडल के सदस्य बैठकों में कोई मत व्यक्त नहीं करते। जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो बैठकों में कोई भी मत है वो व्यक्त नहीं करते, लेकिन निर्णय लिए जाने के बाद सभी मंत्री को सार्वजनिक तौर पर उस निर्णय का समर्थन करना पड़ता है। दोस्तों
मंडल के जो सदस्य होते हैं वो बैठकों में कोई किसी प्रकार का मत है वो व्यक्त नहीं करते कि ये समस्या है, ये नहीं, ये अच्छी बात है, ये नहीं। ये वो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें तो मंत्री बोलते नहीं है, ठीक है, व्यक्त नहीं करते, लेकिन अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद जो अंतिम निर्णय ले लेते हैं बोलते नहीं है। सभा चल रही होती है, मंत्रिमंडल की बैठक चल रही होती है और निर्णय लिया जा रहा होता है, तब वो सदस्य होते हैं वो अपना मत नहीं देते हैं कि सुझाव नहीं देते हैं कि ये अच्छी बात है, ये ऐसा करोगे तो जनता के लिए अहित हो जाएगा, ये करोगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं कि वो मत तो देते नहीं है, लेकिन अंतिम निर्णय कि अब तो फिक्स कर ही लेते हैं कि यह अंतिम निर्णय ले लिया जाता है, तब मंत्रियों को सार्वजनिक तौर पर उस निर्णय का समर्थन करना पड़ता है। यानी कि मंत्री लास्ट में तो क्या करते हैं, अगर समर्थन नहीं, खुद के अंदर तो बहुत ही घृणा की भावना कि ऐसा क्यों कर दिया, ये लोगों को प्रति ऐसा हो जाएगा, लोग हमारे अगली सरकार में नहीं आने देंगे, ऐसा मतलब मंत्रियों के मन में खूब चलता है, लेकिन वो एक गुलाम बन जाते हैं उसके बैठकों में कि वो अंतिम निर्णय ले लिया जाता है और तब उसमें उसका समर्थन करना ही पड़ता है। यदि कोई मंत्री किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं है, अगर कोई ऐसा मंत्री है वो निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह त्यागपत्र दे सकता है, तो वे त्यागपत्र दे सकता है। दोस्तों लास्ट में ऑप्शन है त्यागपत्र, ठीक है। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है कि न्यायिक सक्रियता वाद का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों न्यायिक सक्रियतावाद क्या है उसका मूल्यांकन करना है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों ये लघुतरात्मक श्रेणी में भी आ सकता है और निबंधात्मक श्रेणी भी आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या, मूल्यांकन की बात हो रहा है तो इसकी व्याख्या कीजिए, ये निबंधात्मक प्रश्न बन सकता है। तो चलिए न्यायिक सक्रियतावाद का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों लघुतरात्मक प्रश्नों में से न्यायिक सक्रियतावाद का मूल्यांकन, जब न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका ने अपने समस्त राजनीतिक व्यवस्था में बहुमत अधिक भूमिका प्राप्त कर ली। दोस्तों जब न्यायिक सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका ने, जब बहुमत जो न्यायिक सक्रियता होती है उसके आधार पर न्यायपालिका ने अपने समस्त राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अधिक भूमिका प्राप्त कर ली है। एक ऐसी न्यायिक सक्रियता है और उस न्यायिक सक्रियता के आधार पर अगर न्यायपालिका ने समस्त जो सारे के सारे राजनीतिक व्यवस्था है उसमें बहुत ही अधिक भूमिका प्राप्त कर ली है। सबसे ऊपर है न्यायपालिका, एक ऐसी न्यायपालिका है जो अनेक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है और उसमें भी एक ऊपर का स्थान है, यानी कि एक अधिक भूमिका प्राप्त कर ली, तो न्यायिक सक्रियता की न्यायपालिका की प्रवृत्ति तीखी आलोचना का विषय बना जाता है। जो न्यायिक सक्रियता की जो न्यायपालिका की प्रवृत्ति है वो एक तीखी आलोचना का विषय बनी, ठीक है। बीपी मौर्य ने दिसंबर 1986 में कहा कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका के तीसरे सदन की भूमिका निभाने की चेष्टा कर रही है। दोस्तों एक जो विद्वान है उसने कहा कि बीपी मौर्य ने एक ऐसी बात कही कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका के तीसरे सदन की भूमिका, जो व्यवस्थापिका है वो न्यायपालिका व्यवस्थापिका के तीसरे सदन की भूमिका निभाने की चेष्टा कर रही है। विधिवेता ननी पालकीवाला, ये भी एक विद्वान है, इसने एक तरह से न्यायिक तानाशाही कहा। इसे क्या एक न्यायिक तानाशाही क्या, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने इसे न्याय की चौचारिता कहा। दोस्तों ये न्याय सक्रियता क्या होती है, एक बार पुनः इसको देख लेते हैं कि न्याय सक्रियता एक ऐसी सक्रियता होती है जिस न्याय सक्रियता के आधार पर, इस न्याय सक्रियता के आधार पर न्यायपालिका ने अपने समस्त राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अधिक भूमिका हासिल कर ली है, प्राप्त कर ली है। तो न्याय सक्रियता की न्यायपालिका की प्रवृत्ति की आलोचना इसका विषय बनी है, ठीक है। तो इस विषय में, इस न्यायिक सक्रिय के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत कहे। किसी ने क्या कहा, व्यवस्थापिका के तीसरे सदन की भूमिका निभाने की चेष्टा कर रही है, ठीक है। एक और था विद्वान, उसने क्या कहा कि एक तरह की न्यायिक तानाशाही कहा, एक तरह से न्याय तानाशाही के रूप में इसको देखा और उसे ऐसा बताया, ठीक है। और किसी ने कहा न्यायालय की स्वचारिता, न्यायालय की जो स्वचारिता है उस स्वचारिता ने सभी के खुद के मत के आधार पर, ठीक है। आलोचकों ने न्याय सक्रियता के विरोध में निम्न, जो आलोचक थे इसके आलोचना करने वाले, बुराई करने वाला है, तो उसकी जो प्रमुख तर्क है वो कौन कौन से, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बीच, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों मात्र से व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन हो पाना संभव नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निचली अदालतों के न्यायिक भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन क्यों हैं? ये जो मत दिए है किसने दिए है, आलोचकों ने। न्यायपालिका उचित रूप से की गई न्यायपालिका
ये आलोचना के प्रति न्यायिक अवमाननिक कार्यवाही है। दोस्तों एक सवाल और भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, हमने एक पहला सवाल पढ़ा है कि न्यायिक सक्रियता का मूल्यांकन करें, तो वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये भी कि भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का वर्णन, दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी वास्तविक स्थिति किस प्रकार की है उसका वर्णन विश्लेषण करना। ठीक है, विश्लेषण लघुतरात्मक पूछ लिया दोस्तों, वर्णन की बात करो तो निबंधात्मक की ओर चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी व्याख्या हो जाएगी। चलिए इसको देख लेंगे, भारत के राष्ट्रपति है उसको भारत में किस प्रकार वास्तविक स्थिति उसके बारे में देखते हैं। वर्तमान में भारत राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन संविधान के लगभग 70 वर्ष का कार्यकारण इस बात का प्रमाण है। संविधान का जो 70 वर्ष का कार्यकारण है वो इस बात का प्रमाण है कि राजनीति के पद का विकास संवैधानिक प्रधान की दिशा में हुआ है। राजनीतिक जो पद है उसका विकास संवैधानिक प्रधान दिशा में हुआ है। फखरुद्दीन अली अहमद सहित प्रथम 5 राष्ट्रपति ने सदैव दलीय राजनीति के ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य किया है। इस प्रकार राष्ट्रपति गौरवपूर्ण निष्पक्ष राज्याध्यक्ष बन गया है। कुछ अवसर ऐसे भी आए जिसमें राष्ट्रपति पदाधिकारी व्यक्तियों जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कृष्ण और गिरी ने शासन को प्रभावपूर्ण परामर्श और चेतावनी देने का कार्य किया है, लेकिन ऐसा करते समय उसके द्वारा अपने पद की सीमाओं का सदैव अध्ययन है वो किया जाने लगा। राष्ट्रपति वास्तविक स्थिति, राष्ट्रपति की जो वास्तविक स्थिति है वो अब शुरू होती है। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई संदेह दूर करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के आधार पर कार्य करेगा। दोस्तों राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन, दोस्तों राष्ट्रपति अपने कार्यों का अगर संपादन कर रहा है तो उस कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से परामर्श प्राप्त कर, मंत्रिपरिषद है उसको वो परामर्श देगी और परामर्श वो प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह निकला कि राष्ट्रपति का प्रत्येक स्थिति में मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना। दोस्तों मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, यही इसका मतलब है। इस प्रकार के आदेशात्मक वाक्य को राष्ट्रपति पद की गौरव गरिमा के लिए अनुचित समझते हुए, इस प्रकार के आदेशात्मक वाक्य को राष्ट्रपति की गौरव गरिमा के लिए अनुचित समझते हुए 42वें संविधान संशोधन में उपयुक्त शब्दों के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन में निम्न शब्दों को अपनाया गया। दोस्तों जो ऊपर दिए गए शब्द है, पहले एक और संविधान हुआ था पहली बार हम कह सकते हैं कि संविधान इस राष्ट्रपति के संबंध में जब पहली बार संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या किया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का संपादन मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। राष्ट्रपति अगर कोई कार्य करेगा तो मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार, यानी मंत्रिपरिषद कहेगा उसके अनुसार करेगा। तो ये ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति कितना बड़ा पद है फिर भी वो मंत्रिपरिषद को पूछता है, तो यानी कि इसका अलग थोड़ा गलत निकलता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको थोड़ी बुराई, राष्ट्रपति की बुराई होती है। इसलिए एक और संविधान हुआ 44वां संविधान संशोधन, और इसमें इन एक अलग शब्दों को अपनाया ताकि राष्ट्रपति की गरिमा नष्ट न हो। तो राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त करेगा, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को, जब मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श प्राप्त होगा तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह मंत्रिपरिषद के इस परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उन परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। दोस्तों अलग शब्द अपनाए गए 44वां संविधान संशोधन, उसमें शब्दों का अलग है लेकिन बात वो सेम की सेम है कि अगर कोई राष्ट्रपति कार्य करेगा तो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को एक परामर्श पत्र जारी करेगा और उसके संबंध में राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि मंत्रिपरिषद इस परामर्श पत्र भेजा है तो उस पर पुनर्विचार करे, मंत्रिपरिषद उसमें पुनर्विचार करे कि और कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद में मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा तो मंत्रिपरिषद के बाद में राष्ट्रपति के बाद में वापस परामर्श पत्र प्राप्त होगा तो राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। दोस्तों शब्द थोड़े अलग है लेकिन बात सेम की सेम है। ठीक है, चलिए
वर्तमान में राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति 44 से संविधान संशोधन से ही निर्धारित होती है। दोस्तों वर्तमान में जो संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन है उसके अनुसार ही राष्ट्रपति की 44वां संविधान संशोधन से प्राप्त स्थिति या शक्ति भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक 2 बार हुई है। पहली बार प्रयोग अक्टूबर 1997 में जब केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दिया, और दूसरी बार प्रयोग सितंबर 1998 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दिया। तब इन दोनों अवसरों पर राष्ट्रपति 44वें संविधान संशोधन के आधार पर को आधार बनाकर मंत्रिमंडल को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, और मंत्रिमंडल ने उसके अपने परामर्श पर पुनर्विचार करते हुए दोनों अवसरों पर वापस ले लिया। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति ने के साधारण वस्तुनिष्ठता और परम ईमानदारी का परिचय देकर संविधान के सच्चे संरक्षक की भूमिका का निर्वाह किया। इस प्रसंग में यह सिद्ध हुआ कि प्रबुद्ध वर्ग और लोकमत राष्ट्रपति के इस भूमिका का सराहना की। दोस्तों चलिए 2002 में राष्ट्रपति पद का पूर्व निर्वाचन 2002 में जब राष्ट्रपति पद का निर्वाचन हुआ, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने पद की समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए भारतीय राजव्यवस्था को गतिशील, तेजस्वी, आवश्यक आधुनिकता प्रदान की चेष्टा संलग्न रहे। अगस्त 2002 में राष्ट्रपति ने चुनाव सुधार अध्यादेश मंत्रिमंडल लौटने को जो कार्य किया कि उसमें स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति सर्वमय शून्य के रूप में कार्य करने के लिए तौर पर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पद की मर्यादाओं की दृष्टि से सदैव उसमें ध्यान में रखा। ठीक है, 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया और अपने पूरे कार्यकाल में नितांत गरिमा ढंग से उन्होंने अपने समस्त वैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया। 25 जुलाई 1912 में भारतीय राजनीति के वरिष्ठ राजनीति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए और उसका कार्यकाल 24 जुलाई 2017 तक रहा। ने एक अधिक अवसरों पर प्रभावशाली परामर्श के रूप में एक भूमिका निभाई। लोकपाल चयन समिति के गठन, स्नूपगेट जासूसी प्रकरण में प्रसंग जांच आयोग स्थापित करने प्रसंग को मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के फैसलों भविष्य के लिए टालने का परामर्श है वो दिया। दोस्तों अगला सवाल है कि मिली जुली सरकार के क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर प्रकाश। मिली जुली सरकार है उसके क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है, दोस्तों मैंने कहा था कि मिली जुली सरकार के रूप में एक सवाल आपके सामने जरूर एग्जाम में दिखेगा और इम्पोर्टेंट भी है कि मिली जुली सरकार के रूप में जो क्षेत्रीय दल है उसकी भूमिका पर प्रकाश डाले। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मिली जुली सरकारों की क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर प्रकाश डालना। दोस्तों चलिए, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रीय दल का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये जानते रहते हैं कि क्षेत्रीय दल का अर्थ क्या हुआ। चलिए, क्षेत्रीय दल का संबंध मूलतः क्षेत्र समस्याओं से होता है। कैसा? क्षेत्र दल का संबंध क्षेत्रीय समस्याओं से होता है। कैसा? जो क्षेत्र दल का संबंध है वो क्षेत्र समस्या से होता है और वे उसी स्तर पर उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। भारत में जहां अखिल भारतीय दलों का कार्य क्षेत्र समूचा भारत